औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है, और करोड़ों दुरूद व सलाम नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। डियर व्यूअर्स, चाय विद अदनान फैसल के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। हमारा आज का प्रोग्राम असातिज़ा के साथ है जो कि प्राइवेट स्कूल्स के ऑनर्स हैं, उस्ताद हैं। मैं उन तमाम असातिज़ा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और आज हमारे साथ चाय पीने पर आप तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं उनसे बात शुरू करने से पहले इन्हीं अज़ीम असातिज़ा की नज़र एक शेयर करना चाहूँगा। शायर ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज़ में अपने उस्ताद को और पूरी सोसाइटी और पूरे पाकिस्तान के असातिज़ा को इस्लामी अक़ीदत पेश किया है। सुना है इसको सुखन के उसूल आते हैं, सुना है इसको सुखन के उसूल आते हैं, करे कलाम तो बातों से फूल आते हैं। सुना है इसके पढ़ाने में है ऐसी मिठास कि बुखार भी हो तो बच्चे स्कूल आते हैं। मैं तारफ़ करवाए देता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम सैयद ज़ीशान अख्तर साहब जो कि रिप्रेजेंट करते हैं दार अरकम स्कूल साउथ पंजाब को। इनके साथ मौजूद हैं हामिद सईद साहब जो कि ऑनर हैं दी सेंट्रल पब्लिक स्कूल बहावलपुर के। इनके साथ मौजूद हैं अब्दुल वहीद यूसुफ साहब जो कि डायरेक्टर हैं दी प्रोग्रामर स्कूल के। उनके साथ मौजूद हैं इफ्तिखार अली साहब जो कि डायरेक्टर हैं दी नेक्सस स्कूल बहावलपुर के। मेरे दाएं तरफ मौजूद हैं खालिद साहब जो कि डायरेक्टर हैं सुपीरियर स्कूल के, और उनके साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरम और हमारे आज के मेज़बान जनाब फ़ारूक अहमद साहब जो कि डायरेक्टर हैं स्मार्ट स्कूल माल्टन ए बहावलपुर के। मैं अपनी बात का आगाज़ सबसे पहले सैयद ज़ीशान अख्तर साहब से करूँगा, और उनसे मेरा पहला सवाल ये होगा कि आप इस प्रोग्राम का आगाज़ इसी बात से कीजिए और बताइए हमें कि एक उस्ताद की, एक अच्छे उस्ताद की क्या तारीफ़ है और आप इसको किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करते हैं अदनान फैसल साहब का कि उन्होंने आज ये ख़ूबसूरत प्रोग्राम इसका इनेकाद किया है, और एक अच्छा यूट्यूब के ऊपर ये इजाफ़ा है। आज की गुफ्तगू का मौजू तालीम और तालीम से मुंसलिक मामलात है, और जो पहली गुफ्तगू का पॉइंट है कि उस्ताद की माशरे में अहमियत और अच्छा उस्ताद कौन है। तो हमारे लिए तो रहनुमाई हमारा दीन फ़ितरत है, दीन इस्लाम है जो बराह रास्त रहनुमाई करता है, और हमारे हादी रहबर नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बड़ी मारूफ़ हदीस है कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। और उस्ताद के बारे में ये बात भी हम समझते हैं कि जो कहा जाता है कि उस्ताद रूहानी बाप की हैसियत रखता है। एक वो इंसान है कि जो तख्लीक के बाद इस दुनिया में आता है, और उसके बाद फिर उसकी अखलाक की आबियारी, उसके किरदार साजी, उसके अंदर उस इंसानियत की तलाश और उसके ज़रिए से रब की तलाश, इन सारे मामलात के अंदर अगर बुनियादी किरदार है तो जो माँ बाप का किरदार है वो तो एक तरफ है, लेकिन उसके साथ साथ उस्ताद का किरदार बहुत अहम है। तो उस्ताद जो है वो रोल मॉडल भी होता है, और माशरे की सिमत का तयन करने वाला भी उस्ताद ही होता है। तो इस तराज़ुर में देखा जाए तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा कल्चर है, जो हमारी माशरत है, जो हमारा तारीख़ी पस मंज़र है, और जो हमारा दीन फ़ितरत है, ये तो सिखाता ही हमें इसी तरह है कि जिसके अंदर इंसान जो है वो चीज़ें सीख रहा होता है और उसके लिए एक रोल मॉडल होता है। तो उस तराज़ुर में देखा जाए तो उस्ताद वो फ़र्द हो सकता है माशरे का कि जो माशरे की आने वाली नस्लों को तरबियत का एहतमाम करता है, लेकिन इस तरबियत के अंदर बुनियादी नुक्ता जो उसकी अपनी पर्सनैलिटी के अंदर इनबिल्ट होना चाहिए कि जो वो कह रहा हो उस पर उसका अमल भी मौजूद हो और उसका किरदार भी मौजूद हो। उसी की बुनियाद के ऊपर जो नस्ल है नई, जिसको सिखाया जा रहा होता है, जो सीख रही होती है, वो कोई सबक भी लेती है और उसके नतीजे में उसकी ज़िंदगी भी बनती है। इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू इंशाल्लाह अपनी जारी रखेंगे, इसके मुख्तलिफ़ पॉइंट्स भी इस पर गुफ्तगू करेंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अदनान साहब का कि उन्होंने इस मौजू का इंतखाब किया। मोहतरम हामिद सईद साहब, आप बहावलपुर में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। आप ये फरमाइए कि उस्ताद और स्कूल की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं और प्राइवेट स्कूल्स का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं?
सबसे पहले तो अदनान फैसल साहब, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने इतना ही खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब दिया। उस्ताद में अगर मुझसे पूछें कि उस्ताद क्या है, तो मैं ये समझता हूँ कि उस्ताद की किसी भी डिक्शनरी में कोई तशरीह मौजूद नहीं है। उस्ताद एक ऐसी चीज़ है कि उसको अपने फ्यूचर से कुछ नहीं, उसको सिर्फ़ और हमेशा बच्चे की फ़्यूचर की फ़िक्र होती है कि ये मेरा स्टूडेंट किसी तरह से कामयाब हो जाए। उसकी सक्सेस मेरे लिए एक चैलेंज है, उस्ताद के लिए एक चैलेंज होता है, और उसकी सक्सेस, उसकी कामयाबी उस्ताद की कामयाबी है। दूसरी बात आपने की जी कि प्राइवेट सेक्टर्स, इसका क्या मुस्तकबिल है। मैं ये समझता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर, कोई भी सेक्टर हो, तमाम लोगों का मकसद एक ही है और वो है तालीम। तमाम लोग पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट की अम्ब्रेला के नीचे काम कर रहे हैं और उनका सेम मकसद है। तमाम लोग कोशिशें कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट का हो, मैं इसमें कोई फ़र्क नहीं समझता। सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्क इतना है कि हम अपना रेवेन्यू ख़ुद जनरेट करते हैं, जो कि मैं प्राइवेट सेक्टर से ताल्लुक़ रखता हूं, और उनको गवर्नमेंट फ़िनांस कर रही होती है। बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप इसका तकाबली जायज़ा करें तो उसमें फिर मैं चूँकि प्राइवेट सेक्टर से हूँ तो मैं कह सकता हूँ गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारी खूबियाँ हैं, हम उसी सेक्टर से पढ़े हुए हैं। प्राइवेट सेक्टर में अगर हम देखें तो उसमें सबसे बड़ी बात एक जज्बा है जो डिफ्रेंशिएट करता है दूसरे लोगों से, और दूसरी बात चेक एंड बैलेंस है। प्राइवेट सेक्टर में चूँकि लिमिटेड सिस्टम होता है, उसमें चेक एंड बैलेंस बहुत आसान होता है, और उस चेक एंड बैलेंस की वजह से ही जो है परफॉर्म कर रहा होता है। तो उसमें टीचर्स भी बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर रहे होते हैं, और चेक एंड बैलेंस होने की वजह से बहुत ही खूबसूरत रिज़ल्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर पिछली दहाई में उठा के देखें तो हम सब लोगों के बड़े ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स हैं। यही वजह है कि लोगों का ट्रेंड और रुझान प्राइवेट सेक्टर की तरफ हुआ। अब जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर के सर आपने फ्यूचर की बात की, तो मैं ये समझता हूँ कि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि हम पूरी कोशिश के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और ये मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाएगी। और इसमें अब जिस स्टेज पे हम हैं, यहाँ से अगर हम आगे देखें तो हमारा फ्यूचर बहुत ही मुस्तकबिल जो है वो बहुत ही रोशन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि हमें तमाम लोगों को, प्राइवेट है या गवर्नमेंट, हमें सबको स्ट्रगल करनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। इसी से जो है वो हमारे मुल्क के बच्चे जो हैं नेक्स्ट, जिन्होंने आगे जाके मुल्क की बागडोर संभालनी है, तो इन्होंने या तो प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट इसी सेक्टर से निकलना है, और इनको हमें पॉलिश करने की ज़रूरत है। अगर हम बच्चों को प्रॉपर तरीके से पॉलिश नहीं करेंगे तो ये फिर जो बागडोर हमारी संभालेंगे आगे जाके इस मुल्क की, तो फिर उसको आपके सामने है। अगर हम इसमें नाकाम हो गए तो फिर बहुत ही ख़तरनाक बात है। हमें चाहिए कि हम ईमानदारी के साथ स्ट्रगल करें, ताकि जो है ये बच्चे जो इन सेक्टर से निकलें तो मुल्क की बागडोर संभालें और इस मुल्क को मज़ीद तरक्की दें, मुल्क मज़ीद तरक्की करे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। जनाब अब्दुल वही यूसुफ साहब, आप ये फ़रमाइए कि मौजूदा हालात में, और मैं तो कहूँगा मौजूदा मुश्किल तरीन हालात के अंदर, जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो आपने किस जज्बे के तहत और क्या क्या काम किया, कैसे वालिदैन से रब्ता रखा, ज़रा इस हवाले से रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदनान साहब बहुत शुक्रिया, और मैं आपको मुबारकबाद पेश करूँगा, आपने ये चैनल बनाया ताकि बहावलपुर के तमाम स्कूल्स के प्रिंसिपल साहबान, ऑनर साहबान आपके साथ स्कूल के जो मौजूदा सूरत हाल है और मुल्क की जो तालीमी सूरत हाल है उसके हवाले से आपसे इस चैनल के तवस्सुल से पूरी कौम के साथ शेयर कर सकें। तो जैसा कि आपने पूछा है कि ये जब से लॉकडाउन हुआ तो एज़ ऑनर ऑफ द प्रोग्रामर हाई स्कूल हमने किस तरह से इसको फ़ेस किया, कैसे अपने आप को मैनेज किया। तो हकीकत तो ये है कि डेफ़िनेटली हमारे प्राइवेट सेक्टर्स, जैसे हामिद साहब बता रहे थे, कि हम अपने रेवेन्यू ख़ुद जनरेट करते हैं, और जब रेवेन्यू जनरेट होता है तो हम अपने टीचर्स को भी अच्छा पे करते हैं। बाकी फ़ैसिलिटीज़ गवर्नमेंट सेक्टर्स की निस्बत प्राइवेट सेक्टर्स में हम ज़्यादा बेहतर फैसिलिटेट करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने टीचर्स को, जिसकी वजह से हमारे बच्चे रिज़ल्ट भी प्रोड्यूस करते हैं। तो जब लॉकडाउन हुआ, डेफ़िनेटली सारे जो टीचर्स थे उनकी हमारे ऊपर एक बर्डन था कि हमने उनको मंथली सैलरी पे करनी है, बिल्डिंग रेंट्स पे होती हैं तो बिल्डिंग के रेंट्स पे करने हैं, बाकी इलेक्ट्रिसिटी, रनिंग एक्सपेंस, ये सब कुछ पे करना है। लेकिन यकदम जब पेरेंट्स पैसिव सिचुएशन में चले गए
तो फिर हमारे पास एक ही था कि हम ऑनलाइन अपने चैनल्स बनाएं और ऑनलाइन हम पढ़ाएं। लेकिन इसमें भी हमें मुश्किलात ये पेश आईं कि गवर्नमेंट ने हमें यहाँ तक भी इजाज़त नहीं दी कि हम अपना ऑफ़िस भी खोल सकें। तो हमने फिर ये सिलसिला घरों में बैठ के किया और टीचर्स को ऑनलाइन लिया और टीचर्स ने हमें लेक्चर्स अपने रिकॉर्ड करके भेजे। तो आज की डेट तक, जबकि ये 14 मार्च को लॉकडाउन हुआ, आज की डेट तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है कि हम तमाम सब्जेक्ट्स ऑनलाइन लेक्चर्स दे रहे हैं और वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करके हम पेरेंट्स को भेज रहे हैं। बच्चे वो लेक्चर सुनते हैं, उसके मुताबिक जो होमवर्क होता है वो भी करते हैं और वापस हमें अपनी असाइनमेंट्स भी भेजते हैं, जो ऑनलाइन चेक करके उनके रिज़ल्ट्स भी हम उनके डिक्लेयर करते हैं, उनको बताते हैं। लेकिन जो मेन इसमें प्रॉब्लम है हमारे लिए वो ये है कि ये फैसिलिटीज़ हमारे एंड पे जो हैं हम तो प्रोवाइड कर रहे हैं, पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेरेंट्स हमें टाइमली पे करें। अब पेरेंट्स हमें पे इसलिए नहीं कर पा रहे कि हम क्योंकि अपने स्कूल ओपन नहीं कर पा रहे, ना उनको वॉचर्स जाते हैं। और अगर हम 2 दिन, अब जैसे गवर्नमेंट ने अलाउ किया, 2 दिन स्कूल खोलते भी हैं, ऑफ़िस खोलते हैं, तो बहुत कम तादाद में पेरेंट्स हैं जो आते हैं और फ़ीसेस जमा करवाते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है इस चैनल के तवस्सुत से कि गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर्स के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन मुहैया करे ताकि हम उन पैसों से अपने टीचर्स को पे कर सकें और बिल्डिंग के रेंट्स दे सकें और हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर सकें, ताकि जैसे स्कूल ओपन हो तो हम दोबारा से उसी जज्बे के साथ बच्चों को फैसिलिटेट करें और जो एक मार्केट शेयर है प्राइवेट सेक्टर का उस हिसाब से हम अपना रोल प्ले करें। बहुत शुक्रिया। जनाब इफ्तिखार साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। इफ्तिखार साहब, आप इस बात पर रोशनी डालिए कि इन मुश्किल हालात में, जबकि कोरोना का मामला हर तरफ चल रहा है, 5-6 माह से स्कूल भी लॉकडाउन की वजह से बंद हैं, तो इस दौरान वालिदैन का आपके साथ क्या रवैया रहा, तलबा का क्या रवैया रहा अपने स्कूल के साथ, और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आपने और दीगर स्कूल्स ने इस्तेमाल की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप लोगों ने तालीम किस तरह पहुँचाने की कोशिश की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अदनान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने एक वक्त के तकाज़े को समझते हुए एक यूट्यूब चैनल बना के इस हमारे आवाज़ को अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने का एक ज़रिया बने। और साथ ही साथ मैं फ़रूक आज़म साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मेज़बानी का हक़ अदा किया। यहाँ तक स्कूल्स की बंदिश का ताल्लुक़ और स्कूल्स के प्रॉब्लम्स का ताल्लुक़ है और फिर स्टूडेंट्स के रिस्पांस का ताल्लुक़ है, तो उसमें सबसे पहले तो ये बात हमें ये समझ लेनी चाहिए कि इस मुश्किल दौर में सिर्फ़ अदारे ही नहीं परेशान या अदारों के असातिज़ा कराम ही परेशान नहीं हैं, बल्कि इसमें वालिदैन और स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि एक ज़रिया था एजुकेशन के ज़रिए से स्टूडेंट्स और असातिज़ा कराम आपस में एक इंटरकनेक्ट थे। लेकिन वो कनेक्शन जब ख़त्म हुआ है तो उसमें जहाँ तक असातिज़ा कराम और अदारे परेशान हैं, उसी तरह से स्टूडेंट्स और उनके वालिदैन भी परेशान हैं। बहुत सारे वालिदैन और स्टूडेंट्स जो पढ़ना चाह रहे थे, अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाह रहे थे, लेकिन अब कंटिन्यू नहीं कर पा रहे और उसके लिए अल्टरनेट वेज़ पे जाना पड़ रहा है। तो इन सारे मुश्किल दौर में जो ज़राइज़ हम यूज़ कर सकते हैं वो हम प्राइवेट स्कूल्स वाले और कुछ गवर्नमेंट के सेक्टर्स भी उन सारे ज़राइज़ को यूज़ कर रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए से, कुछ ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए से और कुछ ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन ये सारे जितने भी सिलसिले हैं, चाहे वो हम वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब चैनल बना के अपलोड कर रहे हों, चाहे जूम के ज़रिए ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हों या कोई और टूल्स यूज़ करते हुए ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हों, ये कभी भी हकीकी एजुकेशन का नेमल बदल नहीं बन सकते। हकीकी एजुकेशन के लिए तो हमें दोबारा क्लासरूम तक स्टूडेंट्स को लेके आना पड़ेगा। जब स्टूडेंट्स क्लासरूम्स में आएंगे और एक दोबारा वो राब्ता बहाल होगा, तो फिर ही सही तरीके से जो उस्ताद और स्टूडेंट का ताल्लुक़ भी कायम होगा और सही तरह से एजुकेशन भी पहुंच सकेगी। लेकिन इन हालात को के हिसाब से अगर देखें तो बहुत सारे वालिदैन माशाल्लाह कोऑपरेट करते हैं और स्कूल के साथ इंटरलिंक भी हैं, जो रेगुलर क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं उनको भी अटेंड कर रहे हैं। लेकिन दूसरे एंगल से भी हमें देखना है कि बहुत सारे वालिदैन ऐसे भी हैं जिनके पास ये फैसिलिटीज़ है ही नहीं।
उनके पास नेट की फैसिलिटी नहीं है, गैजेट्स इस लेवल के नहीं हैं कि वो घर में बच्चों को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। और हम जिस एरिया में रहते हैं लोगों के फ़ाइनेंशियल कंडीशंस भी इस लेवल की नहीं है कि वो सारी की सारी चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें जो बच्चों को प्रोवाइड कर सकें। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस लेवल तक वालिदैन कर सकते थे उन्होंने किया है और बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द ये सिलसिला बहाल होगा एजुकेशन का और दोबारा स्टूडेंट्स क्लास में आएंगे और अपनी प्रॉपर एजुकेशन हासिल करेंगे। जनाब खालिद साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। खालिद साहब आप ये फरमाइए कि प्राइवेट स्कूल्स के जो इतने शानदार रिज़ल्ट्स हैं, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज़ हों, उस हवाले से आप कुछ हमें बताइए कि क्या पॉलिसी होती है कि हम देखते हैं कि पूरे जितने भी बोर्ड्स हैं उसके अंदर जो भी पोजीशंस आती हैं वो प्राइवेट सेक्टर की आती हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो प्राइवेट सेक्टर के रिज़ल्ट, स्कूल्स के रिज़ल्ट्स के बारे में मैं बात करूंगा। रिज़ल्ट प्राइवेट सेक्टर माशाल्लाह हमारा जो है ओवरऑल हम कंट्री के बारे में बात करें तो बहुत अच्छे दे रहे हैं। अगर पूरे पाकिस्तान के जितने भी बोर्ड्स हैं उनमें आप सालाना रिज़ल्ट्स का जो डाटा निकाल के देखें तो माशाल्लाह उसके अंदर हमारे प्राइवेट सेक्टर के जो स्कूल्स हैं उनका रिज़ल्ट्स बहुत अच्छा आता है, चाहे वो प्राइवेट हमारे हैं या उसके बाद पेप स्कूल्स हैं। तो इसलिए ये है कि हुकूमत को भी ये चाहिए कि अक्सर हुकूमत जो है वो प्राइवेट सेक्टर के साथ जो है वो एक नारवा सलूक रखती है कि गवर्नमेंट स्कूल को प्रेफर करती है, लिहाजा इसको भी ऑन करे और अपने साथ लेके चले, क्योंकि इसने भी गवर्नमेंट का जो है वो बर्डन काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर ने उठाया हुआ है। और ख़ास तौर पे हमारे जो रिज़ल्ट आने की मेन वजह है वो यहाँ पे ये होता है क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कम होते हैं प्राइवेट सेक्टर में, लिहाजा बच्चे को यहाँ पे पर्सनल अटेंशन मिल जाती है, जिसकी वजह से जो है वो बच्चा रिज़ल्ट बहुत अच्छा यहाँ से गेन कर सकता है। तो नेक्स्ट भी हम उम्मीद करते हैं कि रिज़ल्ट जो है प्राइवेट सेक्टर के बहुत ज़्यादा अच्छे इसी तरह से आते रहेंगे। और उस आखिर में मैं अदनान फैसल साहब को जो है वो बहुत मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, चाहे विद अदनान फैसल साहब के साथ, जिसमें जो है वो हमारे यहाँ लोकल मसाइल जो हैं या लोगों की जो आवाज़ है वो उसको वक्तन फ़क्तन उठाते रहेंगे। शुक्रिया। फ़ारूक आज़म साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं उनसे ये पूछूंगा, फ़ारूक साहब आप ये फरमाइए कि आज जो वफाकी वज़ीर तालीम ने चारों सूबाई वज़राए तालीम के साथ जो मीटिंग की है उसके अंदर जो फ़ैसले आए हैं कि सितंबर में स्कूल खोलने हैं, उस हवाले से आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदनान साहब आपका बहुत शुक्रिया और ज़िशान भाई आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए मेरे गरीब खाने, हमारे सब दोस्तों का भी। जहाँ तक अदनान साहब आपके ये क्वेश्चन का ताल्लुक़ है कि आज की जो मीटिंग हुई है शफ़क़त महमूद की क़यादत में तमाम सूबाई वज़ीर तालीम की, मेरा ख़्याल है कि ये जो इनका डिसीजन है ये मज़ीद जो प्राइवेट सेक्टर है उसको ख़त्म करने के मुतरादिफ़ होगा। प्राइवेट सेक्टर के बेशुमार स्कूल हैं, बेशुमार स्कूल जो है ना वो बंद हो चुके हैं इस टाइम ना, मतलब हमारे बहावलपुर में ही, सेटेलाइट टाउन में ही अगर हम देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि 5 से 6 स्कूल हैं जो बंद हो गए हैं। और एक चीज़ ज़हन में रखें, जो अदारा एक दफ़ा बंद हो गया ना उनका दोबारा खुलना बहुत मुश्किल है, उसका उठना बहुत मुश्किल है, ये नामुमकिन है कि ये दोबारा उठ जाए। हमारी बस हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ प्राइवेट सेक्टर को ऑन करें, जैसे कि पहले सब दोस्तों ने कहा कि इनको इनिशिएटिव दें। ये भी एक माशरे में एक बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं हमारे प्राइवेट अदारे जो है ना, बल्कि गवर्नमेंट सेक्टर से ज़्यादा अहम जो है ना किरदार हमारे प्राइवेट सेक्टर का है। मेरी दरख्वास्त है इस चैनल के थ्रू हमारी गवर्नमेंट से कि प्लीज़ आप जो है ना इस फ़ैसले को, इसको ज़रा नज़रसानी करें इस पर, और स्कूल को जितनी जल्द अज जल्द हो सकता है इसको खोलें। बहुत शुक्रिया। मोहतरम सैयद ज़ीशान अख्तर साहब हमारे भावलपुर की एक जानी पहचानी आवाज़ हैं। ज़ीशान साहब आप ये फरमाइए कि डॉक्टर सैयद वसीम अख्तर साहब ने जो सूबाई असम्बली के अंदर बिल पेश किया, अल्लाह ताला उन्हें ग़रीक़ रहमत करे, वो इस दुनिया से चले गए, वो बिल ये था कि अव्वल से लेकर 5वीं क्लास तक नाज़रा कुरान पाक और 6 से लेकर 10वीं क्लास तक उसके अंदर मेरा ख़्याल तर्जुमा का था। इस हवाले से ज़रा डिटेल से आप बताएं कि गवर्नमेंट ने इसको बिल पेश हो गया, पास हो गया, अब ये बिल कहाँ तक है और कितना ये इसको ये आगे लेकर आए हैं, क्या ये अभी तक इम्प्लीमेंट हो सका कि नहीं हो सका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाज़मी कुरान की तालीम का जो बिल है ये मोहतरम डॉक्टर सैयद वसीम अख्तर मरहूम जो भावलपुर की सीट से मुतअद्दिद बार सूबाई असम्बली पंजाब के मेंबर रहे हैं, अपने आखिरी टेन्योर के अंदर उन्होंने ये बिल असम्बली के सामने पेश किया और पूरी असम्बली ने इत्तफ़ाक़ राय से इसको मंजूर किया है। और ज़ाहिर है कि ये बिल इस अहमियत का भी हामिल है कि हमारा ये मुल्क पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर हासिल हुआ
और कुरान जो है एक मोमिन के लिए उसका ओढ़ना बिछोना होना चाहिए। और ये कोड ऑफ लाइफ है कि जो हम सब के मालिक ने हमें ये कोड ऑफ लाइफ दिया है ज़िंदगी गुजारने का तरीका। तो इस बुनियाद के ऊपर इस बिल की जुज़ियात ये थी कि पहली क्लास से 5वीं क्लास यानी प्राइमरी तक जो है इसको सबकन इसका नाजरा पढ़ा जाए और सिलेबस के अंदर ये बाकायदा शामिल हो। और उसके बाद 6ठी क्लास से लेके 12वीं क्लास तक इसको सबकन तर्जमे के साथ पढ़ाया जाए, ताकि हम इस पूरे कुरान के और अल्लाह ताला के इस पूरे मैसेज को समझ सकें। और ज़ाहिर है कि ये कुरान है कि जो ज़िंदगियों के अंदर तब्दीली लाता है। और जो 1400 साल पहले नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो खूबसूरत माशरा जो वजूद में आया है, उसकी बुनियाद के अंदर ये कुरान था, ये उनका ओढ़ना बिछोना था। और मौजूदा जो हमारी नस्ल है वो इससे उस तरह से मुस्तफ़ीद नहीं हो पा रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल पास हुआ, लेकिन बिल तो पास हो गया और अब ये कानून का हिस्सा भी बन गया है। जब असम्बली से एक बिल पास हो जाता है मुतफ़िक़ा तौर पर, तो अब ये इम्प्लीमेंट के उस प्रोसेस के अंदर मौजूद है। लेकिन ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ जहाँ बहुत सारे कवानीन बने हैं और इस्लामिक लॉज़ की तरफ जब जाने की हम कोशिश करते हैं तो कुछ नादीदा हाथ जो हैं वो उसके अंदर रुकावट डालते भी हैं। तो उस तनाज़ुर के अंदर अभी ये बिल खटाई का शिकार है। बिल तो पास हो गया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इसका भरपूर ताक़ुब जो है वो हम कर रहे हैं। और इस वक्त जो मौजूदा मिनिस्टर हैं वज़ीर तालीम पंजाब के मुराद राज साहब, उनसे भी गुज़िश्ता दिनों बात हुई है और उन्होंने दोबारा इस बात की हामी भी भरी है और इस बात का वादा भी किया है कि हम जल्द अज़ जल्द जो है इसको कानून साजी तो इसकी हो चुकी है, तो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इससे बहुत सी चीज़ें जहाँ तालीम से बच्चे कुरान की तालीम से बहरामंद होंगे, वहीं बहुत सारी असामियाँ भी पैदा होंगी कि जिसमें हमारा जो उलमाए कराम हैं ये असातिज़ा कराम की सूरत के अंदर जब तालीमी इदारों के अंदर मौजूद होंगे और ये एक लाजमी सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा, जिसकी बुनियाद के ऊपर उनके रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर भी इसका इफ़ेक्ट होगा। तो उसके नतीजे में अल्लाह ताला से कवी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि एक ऐसी नस्ल आइंदा आने वाले सालों में तैयार होगी कि जो इस पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, इसकी नज़रियाती और जुग़राफ़ियाई हदों की हिफाजत के लिए इंशाअल्लाह मौजूद होगी। और पाकिस्तान जिस मकसद के लिए हासिल हुआ है कि ये कुरान का पैगाम जो है, इसकी बुनियाद पे ये कुरान जो है पाकिस्तान हासिल हुआ है, पूरी दुनिया के अंदर इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की बालादस्ती होगी। जज़ाकल्लाह। मोहतरम हामिद सईद साहब, आप ज़रा इस हवाले से फ़रमाइए कि ये जो गवर्नमेंट का सोसाइटीज़ हैं, सेटेलाइट टाउन, मॉडल टाउन या और भी बहुत सारे नामों से हैं, इन कॉलोनियों के अंदर जो स्कूल कायम है, ज़ाहिर है प्राइवेट सेक्टर हमारा कनाल, 2 कनाल, 4 कनाल और ज़ाहिर है कॉलोनियों के अंदर शामिल है, महल्लों के अंदर है। तो इस हवाले से गवर्नमेंट ने पिछले दिनों इन्हें नोटिस जारी किए हैं कि आप इसको कमर्शियल करें, सेमी कमर्शियल करें, वरना इसको हम ताले लगा देंगे, आपकी अलाटमेंट कैंसिल कर देंगे। इस हवाले से आप लोगों ने अब तक क्या इक़दामात उठाए हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशन सेक्टर के साथ ये प्रॉब्लम रहा कि प्राइवेट सेक्टर के साथ टाइम टू टाइम बहुत सारी मुश्किलात पेश आती रहीं और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने स्ट्रगल की और उन मुश्किलात का सामना किया, उसको फ़ेस किया और अल्लाह ताला ने उन मुश्किलात से हमारे खलासी फरमाई। अब ये एक नई मुश्किल आई है कि जो जहाँ पे हमारे स्कूल काम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में और कई सालों से हम यहाँ लोग काम कर रहे हैं, अब गवर्नमेंट ने ये हमें नोटिस सर्व किए हैं कि आप बिल्डिंग्स जो हैं वो ख़ाली करें चूँकि आप कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में चूँकि हमारा जो एरिया जो है वो हाउसिंग के अंडर आता है और उनके जो मिनिस्टर हैं मियाँ महमूद रशीद साहब, उनके साथ हमने पिछले दिनों लाहौर में उनके ऑफ़िस में मुलाकात की और अपने तमाम उनको मसाइल, मुश्किलात और ख़दशात से उनको बताए। तो उन्होंने बड़ी शफ़क़त फरमाई और बड़ी हमारी रहनुमाई भी फरमाई और उन्होंने इसके ऊपर हमारे साथ जो डिस्कशन हुई उन्होंने हमें हौसला भी दिया और उन्होंने वादा किया कि इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। हमने उनको बताया कि हम चूँकि सर्विसेज रेंडर करते हैं, हमारे उस तरह से कमर्शियल नहीं है जिस तरह से फैक्ट्रियाँ हैं या दूसरे अदारे इस तरह से या प्लाजे काम कर रहे हैं। हम तो गवर्नमेंट का बाजू बने हुए हैं और हम वो गवर्नमेंट का बर्डन शेयर कर रहे हैं। तो हमारे साथ शफ़क़त फरमाई जाए और
इसमें जो है हमें जो है यहाँ से इस तरह से जो नोटिस सर्व हो रहे हैं उससे मज़ीद परेशानियाँ बढ़ रही हैं। ऊपर से कोरोना की वजह से स्कूलों की सूरत हाल जो है वो अबतर हो चुकी है, और साथ ही साथ ये जब नोटिस सर्व हुए हैं तो इसमें और मज़ीद हमारी मुश्किलात में इजाफ़ा हुआ है। तो मियाँ साहब ने बड़ी शफ़क़त फरमाई और उन्होंने बड़ा हमारे हौसला दिया और उन्होंने वादा किया कि इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि स्कूल्स को जो है ना वो रिलीफ़ दिलवाया जाए। तो मैं मियाँ महमूद रशीद साहब का बेहद मशकूर हूँ, और हमारे साथ ज़ीशान अख्तर साहब, मैं इनका भी मशकूर हूँ कि इन्होंने भी हमें टाइम दिया, ये हमारे साथ गए वहाँ लाहौर। तो मैं सब लोगों का मशकूर हूँ, गवर्नमेंट का भी मैं मशकूर हूँ कि अगर वो हमारे साथ ये शफ़क़त फरमाते हैं। थैंक यू। जनाब सैयद ज़ीशान अख्तर साहब, आप ये फ़रमाइए कि स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर बुनियादी तौर पे ये वो इदारे थे जिन्होंने तालीम और तरबियत के ऊपर काम करना था। आप क्या देखते हैं कि क्या हमारे स्कूल्स ने, हमारे कॉलेजेस ने, इन तालीमी इदारों ने इस तालीम और तरबियत, इन दोनों चीज़ों को साथ लेकर चले हैं? और दूसरा इसके साथ साथ ये फ़रमाइए कि जो अभी बजट पेश हुआ, इस बजट के अंदर तालीम के लिए कितना हिस्सा रखा गया? इन दोनों चीज़ों को ज़रा वजाहत के साथ पेश करें और आप इसको किस नज़र से देखते हैं? तालीम और तरबियत ये एक बुनियादी सवाल भी है, और अगर हम अपनी इस मकसद तख्लीक के ऊपर भी गौर कर लें कि इंसान को जो अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है, तो उसकी जो बुनियादी वस्फ़ है वो ये इल्म है। यानी इल्म की बुनियाद के ऊपर, मलाइका के ऊपर फ़जीलत अगर इस आदम को बख्शी गई, तो वो जो चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म के ज़रिए से आदम अलैहिस्सलाम को सिखाई और उसी की बुनियाद के ऊपर फिर फ़रिश्ते जो हैं उनको सजदा करने का हुक्म दिया गया। तो इल्म और तालीम और उसके साथ साथ फिर इसकी तरबियत, देखिए इल्म और तालीम के साथ ही माशरे वजूद में आते हैं। उसी की बुनियाद के ऊपर एक नस्ल बनती है, उसी की बुनियाद के ऊपर माशरे के अंदर सर्व करने वाले इंसान बनते हैं। ज़ाहिर है कि जो माशरा है उसके अंदर तालीम का शोबा अहम है, और उसके अंदर गवर्नमेंट सेक्टर जो है उसने अपनी भरपूर कोशिश की है। लेकिन जिस तरह से आबादी का तनासब है, वसाइल की तकसीम है, ये हमारी बदकिस्मती रही है कि जब से पाकिस्तान एक अलहदा मुल्क की हैसियत से मार्ज़ वजूद में आया है, मुसलसल मुख्तलिफ़ गवर्नमेंट्स आई हैं, लेकिन तालीम का सेक्टर हमारा अक्सर व बेशतर इग्नोर हुआ है, और जो इसका खातर खा बजट में हिस्सा होना चाहिए था वो इसको नहीं दिया गया। अगर हम इसका तकाबुल करें, जो हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ़ मुल्क हैं उनके तालीमी निज़ाम और उनके तालीमी बजट से, तो पाकिस्तान का बजट जो है वो तालीम का बहुत कम है। ज़ाहिर है कि तालीम के सेक्टर पर जब हमारा बजट सर्फ नहीं होगा और उसके नतीजे के अंदर तालीमी इदारे ज़्यादा तादाद के अंदर मौजूद नहीं होंगे, तो जो नौजवान नस्ल इस वक्त मौजूद है वो तालीम से महरूम रहेगी। और जब इंसान तालीम से महरूम रहता है तो वो ना माशरे के अंदर कोई काबिल ज़िक्र किरदार अदा कर सकता है, और ना इस पूरे ख़ानदानी निज़ाम के अंदर, माशरे के अंदर वो कोई काबिल ज़िक्र काम करने के काबिल होता है। तो इस तनाज़ुर के अंदर भी देखा जाए तो तालीम और तरबियत ये बड़ा अहम काम है। और ज़ाहिर है कि जो प्राइवेट सेक्टर है इसने 40% इस वक्त मौजूदा तालीम का बोझ उठाया हुआ है, और बहुत शानदार तालीमी इदारे मौजूद हैं कि जिन्होंने अपने विजन्स दिए हैं, जिन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स दिए हैं, जिन्होंने अपना पूरा मकसद जो स्कूल का या सेटअप बनाया उसका पूरा मकसद बयान किया है। मैं क्योंकि दार-ए-अरकम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट इस वक्त कर रहा हूँ, दार-ए-अरकम पाकिस्तान ने जो अपना लोगो दिया है कि फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरती हसना, कि ये दुनिया खूबसूरत और बेहतरीन और इसके नतीजे में आखिरत भी बेहतरीन, ये ख़ुद सेल्फ़ मोटिवेटेड एक नारा भी है, एक दुआ भी है कि जो अल्लाह रब्बे रहमान ने अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से उम्मत को सिखाई है। तो ज़ाहिर है कि इसके अंदर सारी वो तरबियत आ जाती है कि सिर्फ़ तालीम और उस तालीम के नतीजे में जो आज की तालीम है वो तो इस बात का तकाज़ा करती है कि लोग ग्रेड के चक्कर में हैं, नंबर्स की गेम्स चल रही है, और हर एक के जहन में ये है कि तालीम का मकसद ये है कि ज़िंदगी पुरतायुश हो जाए, उसके नतीजे में एक अच्छी जॉब मिल जाए, या एक अच्छे कारोबार के सेटअप के लिए हमारा जहन जो है वो तैयार हो जाए, और उसके नतीजे में इंसान बनना, इंसानी कदरों को संभालना, माशरे को संभालना, रहनुमाई देना और बाद की दुनिया की फ़िक्र करना, इस पे बहुत लोग कम बात करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये मुख्तलिफ़ जो चेन्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ तालीमी इदारे बने हैं, कमो बेश हर एक का विज़न ये है
कि वो अपने बच्चों की तरबियत चाहता है, उनको एक बाअमल मुसलमान बनाना चाहता है, उनको एक आबरूमंद तरीके से ज़िंदगी गुजारने वाला इंसान बनाना चाहता है, उनको पाकिस्तान का एक वफ़ादार शहरी बनाना चाहता है। तो इसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और जहाँ तक जो दूसरे सवाल का ताल्लुक़ है कि बजट का मामला है, बजट का मामला भी पिछली गवर्नमेंट्स के अंदर भी जैसे मैंने बताया कि मुसलसल कटौती की गई, और इस गवर्नमेंट ने भी जब इसका गवर्नमेंट से पहले जो इन्होंने विज़न पेश किया था उसके अंदर तालीम को इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था। ज़ाहिर है कि नौजवान नस्ल 63% है इस वक्त पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन की, और उनके लिए ये बेसिक इश्यूज़ थे। उस पर यह बात की गई कि अगर तालीम याफ्ता पाकिस्तान होगा तो ज़ाहिर है कि वो एज़ आ नेशन भी आगे ग्रो करेगा और दुनिया के मुल्कों के अंदर भी एक लीडिंग रोल के अंदर आएगा तालीम याफ्ता फ़र्द होने की हैसियत से। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि मौजूदा गवर्नमेंट भी पिछली गवर्नमेंट का एक तसलसल महसूस होता है और उन्होंने मज़ीद उसको कट लगाया है, और HEC का बजट इसको कट किया है। इसी तरह वज़ाइफ़ के अंदर जो स्कॉलरशिप्स थे उसके अंदर कट लगाया है। फिर जो मुख्तलिफ़ गवर्नमेंट्स की एक हमारा ये मसला भी है कि पिछली गवर्नमेंट के कोई अच्छे काम भी हों उसको इस बुनियाद के ऊपर रद्द कर दिया जाता है कि इसका क्रेडिट साबिक़ गवर्नमेंट को जाएगा, हालांकि पॉलिसीज़ को फॉलो करना चाहिए। अब ये भी बात सुनने में आ रही है, देखने में भी आ रही है कि जो एक बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की जिनको पिछली गवर्नमेंट ने कोई लैपटॉप स्कीम का मामला किया था, उसमें करप्शन हो, उसमें कोई और मामला हो, उसको अलहदा से देखा जाए। लेकिन जब आप अपनी नौजवान नस्ल को फैसिलिटेट करते हैं, उनकी रिसर्च के अंदर उसको मदद देते हैं, तो उसके अंदर नतीजे में एक तो बच्चों की हौसला अफजाई भी होती है, और दूसरा ये है कि रिसर्च के नए उन्वानात भी खुलते हैं, तो उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि मौजूदा गवर्नमेंट को दोबारा इस पर नज़रसानी करना चाहिए, और जो इस वक्त तालीम की बुरी सूरत हाल है और जो इस वक्त तालीम की कमी का शिकार है पूरा माशरा हमारा, उसमें आगे बढ़कर हमें नए अदारों की बुनियाद डालनी चाहिए, इसको फोकस करना चाहिए, इसका बजट बनाना चाहिए, इसके अंदर जो मुख्तलिफ़ स्कॉलरशिप्स थे उसको बहाल करना चाहिए, और इसके ज़रिए से इंशाअल्लाह अगर हमारा तालीमी बजट ठीक होता है तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी आने वाला पाकिस्तान है, आने वाला कल है, वो बहुत दरख्शंदा होगा, बहुत रोशन होगा, और मुस्तकबिल ज़ाहिर है कि इस तनाज़ुर के अंदर हम देख सकते हैं कि वो हमारा और बेहतर हो जाएगा। तो ये चंद बातें थी जो इस हवाले से मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा था। अल्लाह ताला हमें अमल की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें एक विजनरी लीडरशिप। मोहतरम हामिद सईद साहब, आप ज़रा इस बात के ऊपर रोशनी डालें कि जो एक बड़ी तादाद बच्चों की है जो स्कूल से बाहर है, इस हवाले से हमारी गवर्नमेंट्स ने क्या क्या काम किया और आप इसको किस नज़र से देखते हैं। और इसके साथ दूसरा सवाल ये है कि आज जो वज़ीर तालीम की सूबाई वज़राए तालीम के साथ मीटिंग थी, उसके बाद जो उन्होंने अनाउंसमेंट की है उस पर भी ज़रा वजाहत से रोशनी डाल दीजिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अदनान भाई आपका पहला क्वेश्चन है कि जो हमारे आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट ने क्या किया। तो आउट ऑफ स्कूल जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, पिछले टेन्योर के अंदर जो गवर्नमेंट का था उसमें बहुत कोशिश की गई, और बहुत सारे बच्चे जो भट्टा पे काम करते हैं, जो लेबर चाइल्ड लेबर कर रहे होते हैं, उसके लिए बड़ा काम किया गया, और बहुत सारे बच्चे जो है स्कूलों में एनरोल हुए। अब जबकि ये सिचुएशन पाकिस्तान में, ये कोविड-19 की ये पैंडेमिक है, ये सिचुएशन क्रिएट हुई, तो स्कूल बंद होने की वजह से जो गरीब गुरबा के बच्चे थे, जो बहुत ही लोअर लेवल के फैमिलीज़ हैं हमारे इस मुल्क में, उन्होंने चूँकि स्कूल तो बंद हैं, और ख़ास कर जो पेफ का एक स्कूल है जहाँ पे गरीब गुरबा के बच्चे पढ़ते थे और बहुत ही कामयाब मॉडल है वो, उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनकी पेमेंट्स लेट हो रही हैं और बहुत सारे मुश्किलात हैं उनको। तो वो भी चूँकि स्कूल बंद हैं, तो अब दोबारा से जो है वो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हो रहे हैं, और बच्चों में मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं जिन्होंने बच्चों को दोबारा जो है चाइल्ड लेबर में डाल दिया है। तो ये एक ख़तरनाक बात है, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है ये बच्चे, तो हमें इस मुस्तकबिल को संभालना होगा, सहारा देना होगा, हमें आगे बढ़ के जो है इसको संभालना होगा। तो मेरी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में कुछ सोचा जाए। जो आउट ऑफ स्कूल हो रहे हैं बच्चे, जो चाइल्ड लेबर की तरफ दोबारा जा रहे हैं, जो बड़ी मेहनत के साथ वापस स्कूलों में आए थे, तो इसके ऊपर कुछ न कुछ सोचा जाए और पॉलिसीज़ बनाई जाएँ। और दूसरा क्वेश्चन सर आपका कौन सा? आज की मीटिंग। हाँ, दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो आज की मीटिंग हुई है वज़ीर तालीम की,
जो हमारे शफ़क़त महमूद साहब हैं, और चारों सूबाई वज़रा के साथ उनकी मीटिंग हुई और उन्होंने अनाउंस किया है कि सितंबर में अगर हालात बेहतर हुए तो स्कूल खोल दिए जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि असल जो हकीकत है और जो डाटा है वो तो गवर्नमेंट के पास होता है और गवर्नमेंट सही उसको इंटरप्रेट कर रही होती है। तो मेरी ये गवर्नमेंट से इस मामले में भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर हालात बेहतर हैं और उसमें SOPs के तहत अगर हम स्कूल खोल सकते हैं तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी हो सके हम SOPs को सामने रखते हुए स्कूल खोलें, ताकि जो है ये स्कूल का सिस्टम बहाल हो और स्कूल की रौनकें और ये सारा कुछ हमारे आउट ऑफ स्कूल बच्चे स्कूलों में आए, ताकि वो इल्म के ज़ेवर से आरास्ता हो सकें। तो बस मैं इसी पे यही कहूँगा कि उस पर जो है उसको रिकन्सिडर किया जाए कि अगर उसमें हालात मुल्क के बेहतर हों और ये वबा के हालात बेहतर हों तो स्कूल SOPs के तहत खोल दिए जाने चाहिए। थैंक यू जी। इल्लामा इकबाल ने बहुत खूबसूरत अंदाज़ में इन नौजवानों को ही अपना शाहीन कहा और इन्हीं शाहीन बच्चों के हवाले से ये कहा कि फिर इन शाहीन बच्चों को बालों पर दे, खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। हम अपने इंटरव्यू के बिल्कुल लास्ट की तरफ चल रहे हैं। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से ये कहूँगा कि बस 1 मिनट के अंदर अंदर इस बात को समेट लें कि आप क्या पैगाम देना चाहते हैं नौजवान नस्ल को, इन शाहीन बच्चों को, वालदैन को, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को। आप अपने अल्फाज के अंदर आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी, मेरी नई नस्ल को, नौजवान कौम बच्चों को जो है वो एक ही मैसेज है कि स्ट्रगल करें, स्ट्रगल करना सीखें, किसी भी शॉर्टकट पे ना जाएं, कोशिश करें और स्ट्रगल करें। इसके लिए मैं एक शेर कहना चाहूँगा कि धूप इतनी तो नहीं कि पिघल जाओगे, धूप इतनी तो नहीं पिघल जाओगे, संगमरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। तो अपनी रवायात को अपनाएं और वालदैन की इज़्ज़त करें, रिस्पेक्ट करें और मेहनत करना सीखें। शॉर्टकट पे कभी ना जाएं, मेहनत करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करते रहें, मेहनत करें, कामयाबी एक दिन खुद ही शोर मचाएगी, आपको शोर करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू जी। मेरा मैसेज आज के प्रोग्राम की तवज्जो से ख़ास तौर पे जो हमारे यंगस्टर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग इस मुश्किल हालात में आपको टाइम मिल गया है कि आप लोग अपने दीन इस्लाम को समझने की कोशिश करें, नमाज की पाबंदी करें और हर मुश्किल का हल होता है और हल ढूंढने के लिए ज़रूरी होता है कि आपको पता हो कि आपने अल्लाह के हुज़ूर नमाज में खड़े होना है और अल्लाह से आपने अपने गिड़गड़ा के अपने मसाइल को पेश करते हुए उसका हल ढूंढना है। तो उम्मीद है कि आप इस दौरान अपने आप को इम्प्रूव करेंगे और स्ट्रगल करना सीखेंगे, साथ में बड़ों का अदब और छोटों के साथ शफ़क़त का जो मामला है और दीन के जो ज़रूरी अमूर हैं उनको सीखते हुए चलेंगे तो ये जो मुश्किल वक्त हमने गुजारा है इंशाअल्लाह आने वाला वक्त इससे अच्छा होगा और हम अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे और कामयाबी इंशाअल्लाह यकीनन आपके कदम चूमेगी और मेरी दुआ है कि हम सब कामयाब होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि भी वहीद भाई हमें उम्मीद दिला रहे थे कि इंशाअल्लाह आने वाला वक्त ज़रूर अच्छा आएगा, तो कुरान मजीद में भी अल्लाह सुब्हाना ताला ने यही हमें फरमाया है कि इन्ना माल उसरी युसरा, हर परेशानी के बाद या हर परेशानी में आसानी है। तो इंशाअल्लाह जिस मुश्किल वक्त से हम गुज़र रहे हैं पूरे माशरे की हैसियत से और स्पेशली एजुकेशन सेक्टर में, तो हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह बहुत जल्द हालात ठीक होंगे। और स्पेशली मैं एजुकेशन कम्युनिटी से मुंसलिक और स्पेशली जो स्कूल्स के डायरेक्टर्स हैं और स्कूल्स के ऑनर्स हैं उनसे को ये मैसेज देना चाहूँगा कि इस मुश्किल वक्त में सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि हमें साबित कदम रहना है। अगर हम साबित कदम रहेंगे तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हमारे लिए बहुत सारी आसानियाँ हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। जज़ाकल्लाह। मेरा आज का जो पैगाम है वो वालिदैन के लिए और स्टूडेंट्स के लिए है कि मौजूदा कोरोना के हालात की वजह से ज़ाहिर बात है हालात मुश्किल हैं, लेकिन हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूक हैं, तो हमें मौजूदा हालात में के साथ जीना पड़ेगा। लिहाजा हम ख़ुद को मेंटली तौर पे इसके लिए तैयार कर लें कि हमने इन हालात में भी कामयाब होकर चलना है। तो ख़ास तौर पे हम आज एजुकेशन सेक्टर के लोग इकट्ठे हुए हैं, तो उसी हवाले से ही मैं मशवरा दूँगा कि हमें जो है मौजूदा जैसे हमारे पास ऑनलाइन लर्निंग का एजुकेशन चल रही है, तो वालिदैन स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक इस बात के लिए तैयार हो जाएं कि शायद हमारे इदारे खुल भी जाएं, लेकिन उसके बाद भी हमारी हो सकता है क्लासेस कुछ ऑनलाइन चलती रहें, तो उसके लिए तैयार हो जाएं। जो टेक्नोलॉजी ज़रूरी है उसको यूटिलाइज़ करें और साथ साथ लर्निंग का प्रोसेस जो है उसको किसी तरह से भी रुकने ना पाए, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास हैं
मुतलका इदारे आपके साथ हेल्प कर रहे हैं, आपको सारा डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अगर छोटी छोटी चीज़ों की वजह से कि सिग्नल नहीं है हमारे पास डिवाइस नहीं है, नेट पैकेज नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो ये इनको जो है हमें जो ख़त्म करना पड़ेगा और हमें कामयाबी की तरफ जाने के लिए थोड़ा मुश्किल वक्त है, तो हमें हालात का मुकाबला करना पड़ेगा ताकि हम अपनी नौजवान नस्ल को आने वाले कल के लिए तैयार कर सकें। तो तमाम वालिदैन और स्टूडेंट से यही गुजारिश है कि मौजूदा हालात को सामने रखते हुए ख़ुद को तैयार करें फ्यूचर के लिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि अदनान साहब ने फरमाया कि आज के नौजवान नस्ल को क्या मैसेज हम दे सकते हैं, हमें हमारे पास बेशुमार मिसालें हैं। अभी लेटेस्ट मिसाल जो एग्ज़ाम्पल हमारे पास आई है वो एक ड्राइवर की बेटी है जिसने CSS का एग्ज़ाम क्लियर किया है पाकिस्तान में। आप अपना एक टारगेट सोचें और उस पर अमल करें और मेहनत करें। पाकिस्तान की टॉप जो करीम होती है हमारे मुल्क की, वो CSS ऑफ़िसर होता है। आप वो सोचें कि एक बच्ची है जिसके वालिद एक ड्राइवर हैं, मेरा ख्याल है उसको वो फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं होंगी जो आप या हम जैसे बच्चों को अवेलेबल हैं। तो मेरी यही दरख्वास्त है कि आप मेहनत करें और एक टारगेट बनाएं और उसको अचीव करने की कोशिश शुरू करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारा साथ देगा। बहुत शुक्रिया। सर जी, जो मौजूदा हमारे इस वक्त नौजवान यंगस्टर्स हैं उनको एक ही मैसेज है। पहली बात तो ये है कि बीइंग अ मुस्लिम इज़ बॉर्न टू बी लीड। हम क़यादत के लिए हैं और ये दुनिया अल्लाह ताला ने मेरे और आपके लिए मुसख्खर की है। बहैसियत मुस्लिम ये उम्मत वस्त है, ये लीडरशिप उम्मा है। तो इस कैडर के ऊपर अपने आप को साबित करने के लिए, पहुंचाने के लिए हमें दो मेहनतें करनी हैं। एक तो जो मरवजा इस वक्त का असरी अलूम है इसके अंदर हमें महारत हो, और उसके साथ साथ हमें कुरान और सुन्नत के ऊपर भी अबूर हो और उससे ताल्लुक़ भी हो। ये दोनों हमारा इंटेग्रल पार्ट है हमारी तरक्की का। तो इसको हम ज़ाहिर है मेहनत के साथ अचीव कर सकते हैं। और वो जो अल्लामा इकबाल ने शेर के अंदर बड़ी खूबसूरत अंदाज से बात की है कि तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक़ तुझे मेरी तरह साहिब इसरार करे। है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाज़िर व मौजूद से बेजार करे। दे के एहसास ज़िया तेरा लहू गरमा दे, फ़क्र की सान चढ़ा कर तुझे तलवार करे। और मौत के आईने में दिखाकर तुझे रुखे दोस्त ज़िंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। तो मैदान बहुत बड़ा है और ये सारी ज़मीन और ये सारा आसमान और सारी कायनात ये मेरे और आपके लिए है। बहैसियत लीडर, बहैसियत मुस्लिम यंगस्टर ये आपके लिए है। मैदान मौजूद है, मेहनत कीजिए और इस दुनिया के अंदर अल्लाह के इस कमालात और इजाबात के साथ अपने आप को उसका खलीफा होने का जो हक़ है जो उसने मुझे और आपको दिया है इसको साबित कीजिए। बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, आप सब असातिज़ा का, कि आप लोग हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और अपने ख़यालात का इजहार किया। असातिज़ा के हवाले से बहुत सारी बातें मशहूर हैं, कुछ कॉल भी हैं जो हम रोज़ सुनते हैं। कहा यह जाता है कि एक सड़क और एक उस्ताद वहीं पर रहते हैं लेकिन उससे गुज़रने वालों को उनकी मंजिल मकसूद तक पहुंचा देते हैं। हमारे वालिदैन हमें आसमान से इस दुनिया के अंदर लाने का मौजब बने, लेकिन हमारे असातिज़ा जो हैं, हमारे उस्ताद जो हैं, उन्होंने हमें पढ़ा लिखा कर इस ज़मीन से आसमान तक पहुंचा दिया। मैं आप तमाम असातिज़ा का तहे दिल से मशकूर हूँ। आप तमाम को सल्यूट पेश करता हूँ कि आप लोग इस मुश्किल हालात के अंदर भी अपनी तालीम और तरबियत के सिलसिले को जारी किए हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला आप लोग कामयाब होंगे। तो मैं आप सबका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आप लोग तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।